नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लैनेट पर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हम लोग 15 अक्टूबर 2021 की खबरों को देखते हैं और उनमें से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। देखिए, आज के जो वीडियो है उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं मुझे लगता है वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे भी मैं फालतू के क्वेश्चन नहीं पढ़ाता हूँ, बहुत सारे वीडियोज़ में आपको मिल जाएंगे कि इधर उधर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं व्यूज़ बढ़ाने के लिए, बट आई डोंट थिंक ये सही रहता है क्योंकि स्टूडेंट का टाइम बहुत प्रेशियस होता है। उसको उतना ही मटेरियल दिया जाए जितना सफिशिएंट हो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि हाल ही में किसे भारत पे बोर्ड का नया चेयरमैन बनाया गया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू बोर्ड चेयरमैन ऑफ फिनटेक कंपनी। फिनटेक कंपनी किसे बोलते हैं? ऐसी कंपनी को जो फाइनेंशियल भी होती है और टेक्निकल भी होती है, ठीक है। तो फिनटेक कंपनी भारत पे, तो आपको बताना है कि इसके चेयरमैन किसे बनाया गया है। तो रजनीश कुमार जी को बनाया गया है इसका चेयरमैन। रजनीश कुमार जी ये फॉर्मर एसबीआई के चीफ भी रह चुके हैं, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये प्रमुख भी रह चुके हैं और अभी फिलहाल ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। याद करो, हमने पिछले महीने कवर किया कि आंध्र प्रदेश के ये क्या है? फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं। क्या है? फाइनें आंध्र प्रदेश सरकार ने इन्हें फाइनेंशियल एडवाइज़र अपॉइंट किया है और साथ ही साथ भारत पे ने इन्हें अपने बोर्ड का चेयरमैन बनाया है। क्लियर है? भारत पे कंपनी के बारे में हमने आपको पहले भी बताया कि ये एक तरह का फिनटेक कंपनी है। फिनटेक कंपनी का काम क्या होता है? वो फाइनेंशियल काम करती है, ठीक है। और टेक का मतलब टेक्नोलॉजी, जैसे फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, ये सब के सब क्या हो जाते हैं? फिनटेक कंपनी आती हैं, ठीक है। ये सारे के सारे फिनटेक कंपनी होते हैं। एक और चीज़ है, भारत पे अभी हाल ही में चर्चा में रहा था, बताइए किस लिए चर्चा में रहा था? याद करिए, एक कैंपेन, इसने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है कि बाय नाउ पे लेटर। याद आया? बाय नाउ पे लेटर जो है करके एक कैंपेन चलाया है। इसमें क्या होता है कि एक तरह से क्रेडिट कार्ड जैसी स्कीम है। हालांकि कार्ड आपको नहीं मिलेगा, ये आपको वाउचर मिल जाएगा, एक तरह का ऑनलाइन आपका क्रेडिट ट्रांसफ़र हो जाएगा, उतने की आप शॉपिंग करते रहेंगे और आपको विदाउट इंटरेस्ट आपको पेमेंट कुछ दिन के लिए करना होगा। अच्छा, एक टाइम विंडो के बाद अगर आप पेमेंट करते हो तो आपको इंटरेस्ट देना होता है। तो भारत पे ने बाय नाउ पे लेटर कैंपेन भी चलाया और इसने अभी अपना नया चेयरमैन किसे बनाया है? रजनीश कुमार जी को, जो कि पहले एसबीआई के चेयरमैन रह चुके हैं। ये देखिए, ये पूरा का पूरा न्यूज़ है, आप पढ़ सकते हैं। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। आपके बेनिफिट के लिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों की रिपोर्ट को यहाँ पे स्क्रीनशॉट देता हूँ, सो दैट यू डू नॉट हैव एनी फर्दर प्रॉब्लम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। सेकंड क्वेश्चन, अलेक्जेंडर शेलेनबर्ग किस देश के नए चांसलर बने हैं? अलेक्जेंडर शेलेनबर्ग हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू चांसलर ऑफ विच कंट्री। देखिए, चांसलर का मतलब क्या होता है? जैसे अब भारत में पीएम होते हैं, ऐसे यूरोप के कई सारे देशों में चांसलर का पोस्ट होता है, समझ में आया? तो चांसलर क्या होते हैं? हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, शासन के अध्यक्ष होते हैं, सरकार के मुखिया होते हैं। जैसे भारत में प्रधानमंत्री होते हैं, अमेरिका में राष्ट्रपति होते हैं, उसी तरह से कई सारे देशों में क्या होते हैं? चांसलर होते हैं। तो आपको बताना है कि अलेक्जेंडर शेलेनबर्ग बेर हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू चांसलर ऑफ विच कंट्री। तो क्या जर्मनी के? नहीं, ये किसके हैं? ऑस्ट्रिया। ऑप्शन ऑस्ट्रिया होगा। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ध्यान दीजिए, दो कंट्रीज़ है। एक ऑस्ट्रेलिया जो क्रिकेट वगैरह खेलती है, जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में है, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। आपसे पूछा जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेटेड आइलैंड, पॉपुलेटेड तो मतलब जहाँ भी पॉपुलेशन पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। और ये दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है, सेवंथ जो है आपका महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। तो वो ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये ऑस्ट्रिया की बात करते हैं, जो कि यूरोप की एक महत्वपूर्ण देश है। देखो पहले ये देख लीजिए, ये फोटो देख लीजिए। हाँ हाँ, देख लीजिए फोटो। हाँ, इनका नाम क्या है? अलेक्जेंडर शेलेनबर्ग। रट लीजिए, अलेक्जेंडर शेलेनबर्ग, ये ऑस्ट्रिया के नए चांसलर अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। रट्टा मार लीजिएगा। और ऑस्ट्रिया के बारे में देख लेते हैं। ऑस्ट्रिया की अगर बात करें, इसकी कैपिटल क्या है? वियना है। और इसकी करेंसी क्या है? यूरो। यूरो ज़्यादातर यूरोपीय कंट्रीज़ की ऑफिशियली करेंसी होती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, आपको जर्मनी दिखेगा, ये आपको जर्मनी दिखा दिखा जो यहाँ पे चेक रिपब्लिक दिखा, ये देखिए, ये जर्मनी से बॉर्डर शेयर करता हुआ आपका ऑस्ट्रिया है, ठीक है। इसके इधर स्विट्जरलैंड है, इधर इटली है, इधर स्लोवेनिया है, इधर हंगरी है, इधर स्लोवाकिया है। तो ये इतने सारे देश हैं, इतना आपको डेप्थ में नहीं जाना। यू डोंट हैव टू गिव अपियर इन यूपीएससी। अगर आप यूपीएससी टारगेट करते हैं तो इस तरह के देशों की सीमाओं के बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाते हैं। बट ज़्यादातर आप लोग वनडे और स्टेट सिविल सर्विस को फोकस कर रहे हैं, तो इतना डेप्थ मत जाइए। बस आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है बच्चा? ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, ठीक है। अब देखिए वियना, और इसकी करेंसी क्या है? यूरो। तो वियना क्या होता है? बहुत सारे इंटरनेशनल कारणों की वजह से चर्चा में रहता है। जैसे वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन, ये कब साइन हुआ था? ये 1961 में साइन हुआ था, ठीक है। अभी मैं इसको क्यों ऐड कर रहा हूँ? क्योंकि बेटा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डिप्लोमेटिक रिलेशन मतलब कूटनीतिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन कब साइन हुआ था। तो कब साइन हुआ था? 1961। क्या है ये? देखिए, ये कन्वेंशन है, एक तरह से नियम है जिसपे सभी देशों ने सहमति दी है
लोकतांत्रिक मतलब उन देशों ने जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप होंगे यानी कि कूटनीतिक रिश्ते होंगे वो कैसे होंगे, उसके लेकर ये दिशा निर्देश हैं, डायरेक्शंस हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए पोलैंड है, यहाँ पे पोलैंड का राजदूत भारत में रहता है या इंडिया का राजदूत भारत में पोलैंड में रहता है। ये जो राजदूत रहते हैं, जो एम्बेसडर रहेंगे, इनको कुछ तरह की इम्यूनिटी मिलती है, छूट मिलती है, ठीक है। तो उनको क्या सुविधाएं मिलती हैं, उनके क्या राइट्स होते हैं, इसी तरह के डिप्लोमेटिक रिलेशन पर ये पूरा पूरा कन्वेंशन है। ये उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये दूसरा वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने पिछले सितंबर में, याद करो 16 सितंबर को मैंने चर्चा किया था। 16 सितंबर को ही क्यों? क्योंकि 16 सितंबर को होता है ओजोन दिवस। क्या होता है? ओजोन संरक्षण दिवस, ओजोन प्रोटेक्शन डे होता है, ठीक है। उस दिन हम क्या कमिटमेंट करते हैं कि हम ओजोन लेयर को, जो कि पृथ्वी के चारों ओर समतापमंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, उसे प्रोटेक्ट करेंगे। ओजोन क्यों प्रोटेक्ट करना है? क्योंकि ओजोन हमें प्रोटेक्ट करता है। सूर्य की तरफ से आने वाली खतरनाक यूवी रेज को क्या करता है? ये एब्जॉर्ब करके पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देता है। इसलिए ओजोन हमारी लाइफ साइकिल के लिए, लाइफ के प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इवन सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वियना कन्वेंशन क्या हुआ था? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। पहली बार वियना कन्वेंशन जो है कब आया था? 1985 में आया था। कब आया था? 1985। तो देशों ने सहमति दी थी कि भैया हमें ओजोन को क्या करना? प्रोटेक्ट करना है। समझ में? एक एग्रीमेंट साइन हुआ कि सभी लोग क्या करेंगे? ओजोन को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक। अब प्रश्न उठता है कि कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? तो इसको लेकर 1928 में क्या हुआ? इफेक्टिव हो गया ये एग्रीमेंट। कब इफेक्टिव हुआ है? 1928 में, 88 में। इसका मतलब ये प्रभावी कब हुआ है? 1988 से प्रभावी हुआ। और एक 1987 में एक और इसको लेकर एक प्रोटोकॉल आता है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये दोनों याद रखना, इतना पूछा जाता है सभी एग्जाम में, चाहे वो पीसीएस हो चाहे पीएससी हो, वहाँ पे सब पूछा जाता है। एवन एसएससी और व्यापम वगैरह में भी पूछा जाता है अलग अलग। तो वियना कन्वेंशन का संबंध किससे है आपसे पूछा जाएगा? तो ओजोन संरक्षण से है, ठीक है। ये और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो इसका भी संबंध किससे है? ओजोन संरक्षण से। दोनों में अंतर क्या बेटा? वियना कन्वेंशन ये कहता है कि भैया सभी लोग एकजुट होकर रोको, ओजोन को बचाओ। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या कहता है? कैसे बचाओगे? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या बताता है कि भैया इसका सबसे बड़ा कारण होता है CFC गैसेस। क्या होते हैं? CFC गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ये सारे के सारे गैसेस हैं जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं, उनको क्षरण पहुंचाते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन सब गैसों का उत्पादन चरणबद्ध तरीके से क्या करना है? ख़त्म करना है। तो आज जैसे CFC के यूजेस, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग पर क्या है? बैन है पूरी तरह से। क्यों बैन है? क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में सभी देशों ने क्या किए? साइन किए। तो आज अगर कोई देश CFC गैस का प्रोडक्शन करता है तो ये वायलेशन होगा किसका? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। समझ में आया? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किस पर है? किससे है? ओजोन संरक्षण से। और कैसे? CFC गैसों के उत्पादन पर रोक लगाई गई, ठीक। और वियना कन्वेंशन ने क्या किया? एक दिशा दी है, भैया सब लोग इकट्ठा हो जाओ, बचाओ। क्लियर है? आई थिंक इतना काफ़ी है वियना कन्वेंशन से। थर्ड क्वेश्चन आज का, दुनिया का पहला स्वचालित ट्रेन का अनावरण किस देश में हुआ है? वर्ल्ड्स फर्स्ट सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री? मतलब सेल्फ ड्राइविंग मतलब उसमें कोई जो है ड्राइवर नहीं होगा, पूरी तरह से ड्राइवरलेस ट्रेन होगी। क्योंकि आजकल का ज़माना क्या आ गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब होता है कि मशीन मानव के मस्तिष्क की तरह लॉजिकल रीजनिंग अप्लाई करके वो अपने निर्णय ले सके। जैसे कि क्या होता है? हम लोग लॉजिकली निर्णय लेते हैं, हालांकि बहुत सारे लोग इलॉजिकल होते हैं, लेकिन फिर भी लॉजिकल निर्णय लेते हैं कि इसके बाद क्या करना, इसके बाद क्या नहीं करना। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग क्या करते हैं? अपने डिसीजन मेकिंग में, प्रोसेस में अडॉप्ट करते हैं। उसी तरह से मशीन लर्निंग पर भी फोकस किया जा रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप किया जा रहा है। जैसे AC, आजकल के AC कैसे आते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त होती है। वो वातावरण के टेम्परेचर को देखकर अपने टेम्परेचर को सेल्फ मॉनिटर कर लेता है। टेलीविज़न आ रहे हैं, ये जैसे एलेक्सा आ गया, आप बोलते हो वो फट से प्ले कर देता है। ये सब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही जो है उदाहरण है। उसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक लेवल और ऊपर ले जाते हुए जर्मनी में सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन को बनाया गया और उसे इनॉग्रेट किया गया, उसका उद्घाटन हो गया है, ठीक है। और ये इसका आंसर क्या होगा? जर्मनी होगा, ठीक है। ये देखिए, ये ट्रेन है जर्मनी का, ये दुनिया का पहला सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन है। समझ में आया? पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए जर्मनी देखते हैं। अभी हमने ऑस्ट्रिया देखा था, ये देखिए जर्मनी। जर्मनी के बारे में बात करें, इसकी कैपिटल क्या है? बर्लिन। और यहाँ के चांसलर कौन है? यहाँ पर भी चांसलर अपॉइंट होते हैं, उनका नाम है एंजेला मर्केल। यहाँ की करेंसी क्या है? करेंसी है यूरो। यहाँ के इंपॉर्टेंट माउंटेन, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ज्योग्राफी में ये पूछा जाता है। ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर पाया जाता है? तो जर्मनी में पाया जाता है। ब्लैक फॉरेस्ट किस तरह का माउंटेन है? ये एक तरह का ब्लॉक माउंटेन है, एक प्रकार का माउंटेन होता है ब्लॉक माउंटेन। भ्रंश पर्वत, हाँ भ्रंश पर्वत बोलो, चाहे इंग्लिश में ब्लॉक माउंटेन बोलो, ये पूछा जाता है। तो ब्लैक फॉरेस्ट क्या है?
ब्लॉक माउंटेन है, याद रखना, ब्लैक से ब्लॉक, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? जर्मनी में पाया जाता है। इसके दो महत्वपूर्ण नदियाँ जो कि यूरोप की सबसे बड़ी नदियों में से एक है डेन्यूब और एक है राइन। राइन और डेन्यूब भी जर्मनी में पाया जाता, बहती है, और फ्रांस वगैरह में भी बहती है, कई देशों में बहती है, लेकिन डेन्यूब और राइन जर्मनी की प्रमुख नदियाँ हैं। तो ये बात रही जर्मनी की। अगला क्वेश्चन चौथा, हाल ही में किसे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? हु हैज़ बीन गिवन लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड? कुछ काम किया होगा, कुछ कांड किया होगा जिसकी वजह से इनको ये पुरस्कार मिला है लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर। तो एक्सीलेंस अवार्ड है, ये उत्कृष्टता का पुरस्कार है, और इसे ये गया है रणदीप गुलेरिया जी को। रणदीप गुलेरिया जी नाम सुना होगा आपने, अक्सर ये टीवी पर आते रहते हैं। किस कारण से? कोरोना के समय, ठीक है। कोरोना के समय क्यों आए? क्योंकि ये क्या है? एम्स के चेयरमैन है। क्या है बच्चा? एम्स के चेयरमैन है। एम्स का फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया इंडियन मेडिकल साइंस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है यहाँ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है, और भारत का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है जो कि दिल्ली में है। तो यहाँ के चेयरमैन हैं, और इनको इनकी सेवा के लिए क्या दिया गया है? लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड दिया गया है, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री की बात आपको पता ही होगा, ये भारत के क्या है? सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। क्या थे? सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। कब से कब तक? 1964 से लेकर 1966 तक, ठीक है। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा भी किसने दिया था? शास्त्री जी ने दिया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री के कार्य, आपसे पूछा जाता है ऐसे कौन से प्रधानमंत्री रहे हैं जो अपने कार्यकाल के दौरान विदेश में उनकी मृत्यु हुई, या अपने कार्य समझ में विदेश में जो मृत्यु हुई। तो आज जैसे कि क्या होता है, उज्बेकिस्तान जिसका एक प्रमुख शहर है, क्या? उज्बेकिस्तान जिसके प्रमुख शहर है ताशकंद। क्या है? ताशकंद, ठीक है। क्या है? ताशकंद, ठीक। उसकी राजधानी हुआ करते हैं, हालांकि अब इसका नाम बदल दिया है, अब इसका नाम शायद नूर सुल्तान कर दिया गया है, ठीक है। तो देख लीजिएगा एक बार, मेरे ख्याल से इसका नाम चेंज हो गया है। तो ताशकंद में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हुई थी, उनकी मृत्यु हुई थी, और आज तक उसका कारण नहीं पता चल पाया। हालांकि बहुत सारे लोग स्पेकुलेट करते हैं अलग अलग, तो उन पर मत जाइए, उन पर कोई तथ्य जब तक सरकार प्रमाणित ना कर दे तब तक कोई बात मानने लायक नहीं होती है, ठीक है। बात वैसे भी इंटरनेशनल रिलेशन की है। तो ताशकंद में इनकी मृत्यु हुई थी 1966 में। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, वहाँ पर ताशकंद गए थे समझौता के लिए, ठीक है। और हो सकता है वहाँ उन्हें जहर देकर मार दिया गया, या हो सकता है कुछ साजिश से मार दिया, लेकिन ये हो सकता है, इसको कंफर्म नहीं कहा जा सकता। तो लाल बहादुर शास्त्री से क्या याद रखना है? सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। 64 से लेकर 66 तक इनका कार्यकाल रहा, और कार्यकाल के दौरान ही विदेश में उज्बेकिस्तान के शहर ताशकंद में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन पांचवा, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री मोदी जी का सलाहकार नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एडवाइजर ऑफ पीएम मोदी? अच्छा, मोदी जी को सलाहकार की जरूरत है? अरे क्यों नहीं ज़रूरत होगा भाई, प्रधानमंत्री हैं, ढेर सारा काम करते हैं, 18 घंटे काम करते हैं, तब देश प्रगति कर रहा है, आपको पता ही है, ठीक। तो हाल ही में किसे प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया? भैया सलाहकार एक आईएएस रैंक का अधिकारी या रिटायर अधिकारी होता है जो कि प्रधानमंत्री को एक्सपर्ट एडवाइस देता है, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में। तो ये कौन बने हैं? ये अमित खरे जी बने हैं। कौन बने? अमित खरे जी, जो कि लास्ट ईयर रिटायर हुए थे, इनको फिर से सेवाएं दी गई, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखे गए हैं, ठीक है। ये अब इस तरह से जैसे कि इनकी एक सरकारी नौकरी टाइप की होती थी उस तरह से नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे संविदा पर रखे गए। अमित खरे अपॉइंटेड एडवाइजर टू पीएम मोदी, ये इन्होंने एडवाइस करेंगे अलग अलग क्षेत्र में। ये 1985 में आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, अब पीएम को ये क्या करेंगे? एडवाइस करेंगे। क्लियर है? समझ में? अच्छा, एक और बात है, अमित खरे जी ने नई शिक्षा नीति लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्लियर है? नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी? 2020 में, कोरोना काल के दौरान आई थी, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और देश का ये तीसरा एजुकेशन पॉलिसी था। इसके पहले 1986 में भी एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है। तो ये 2020 में आया है, याद रखना, ये पूछा जा सकता है, ठीक। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आया लास्ट टाइम? तो लास्ट टाइम आया था 2020 में। छठा क्वेश्चन आज का कि हाँ, एक मिनट, हाँ, ये आर्मी कहाँ से आ गया, वही तो सोच रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का अनावरण किया, इसका कुल संभावित बजट कितना है? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। व्हाट इज द अप्रॉक्स बजट ऑफ दिस? देखिए, गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान क्या है अभी बताएंगे। इसकी घोषणा प्राइम मिनिस्टर जी ने स्वतंत्रता दिवस के दिन जो उन्होंने भाषण दिया था लाल किले के प्राचीर से, तो वहाँ पर इसका ऐलान किया था, तो उसको अब ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया गया है। इसका बजट आपको बताना है, तो इसका बजट पहले आंसर क्या होगा? सी, 100 लाख करोड़, यानी कि 100 लाख करोड़ का इसका बजट है। आइए देखते हैं प्लान क्या है। वी इंट्रोड्यूस गति इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, नरेंद्र मोदी लॉन्चेस ₹100 लाख करोड़ गति शक्ति प्लान। तो नाम याद रखना, गति शक्ति प्लान
क्या किया जा रहा है समझिए। गति का मतलब होता है तीव्रता देना, मोमेंटम यानी कि बढ़ाना, ठीक, और शक्ति मतलब पावर होता है। तो उन्हीं दो के नाम से ये मिला हुआ है। देखिए भारत में बहुत सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना, बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इंफ्रा प्रोजेक्ट मतलब आधारभूत संरचना, सड़क, रेलवे, ट्रेन है, बिजली, पावर और भी पावर सेक्टर, ये सारे के सारे जो भी निर्माण के कार्य होते हैं वो सारे के सारे इंफ्रा कहलाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाते हैं। तो ये अलग अलग मंत्रालयों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। उनका जो डिले होता है उनके कार्य को लेकर, इसी को लेकर ये इशू बनाया गया है। तो इतने सारे जो मंत्रालयों के प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो अलग अलग कारणों से डिले होते रहते हैं। उनको क्या किया जाए कि मॉनिटरिंग की जाएगी ऑनलाइन, चाहे स्टेट के प्रोजेक्ट्स हों चाहे केंद्र के प्रोजेक्ट हो, उनको एक साथ देखा जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा उनके पेज क्यों डिले हो रही है, और उसको फास्ट ट्रैक करने के लिए प्रयास किया जाएगा सरकार के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से ये प्लान किया जा रहा है। और इसमें जो इसका बजट है वो 100 लाख करोड़ का है, बस यही इतना याद रखना है। ठीक है, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की गति को ये आगे बढ़ाएगा। बाकी रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। 7वां क्वेश्चन कि हाल ही में जारी रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है। आपको पता है इस तरह की जो भी रैंकिंग आते हैं, इंडेक्स आते हैं, उसमें क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट इज इंडियाज करंट रैंकिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स। तो ये अभी हाल ही में जारी हुआ है, इशू हुआ है। इसमें भारत की रैंकिंग जो है वो कितनी है, 3rd। तो वी गॉट 3rd रैंक इन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। ठीक है, आइए देखते हैं। India has maintained the 3rd rank in the Renewable Energy Country Attractiveness Index released by consultancy firm EY. The US and China are the first and second place respectively. इसका मतलब क्या हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स अभी भी पहले नंबर पर है और चाइना दूसरे नंबर पर है क्रमशः, और भारत तीसरे नंबर पर आ गया। किस चीज़ में, रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस। इसका मतलब क्या होता है कि देखिए रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या होता है, ऊर्जा का मतलब बिजली बनाना। ठीक है, बिजली बनाने के जो भी काम होते हैं वो ऊर्जा पावर सेक्टर कहलाता है। इसके एक दो आज अच्छा पहले समझा देते हैं। आइए 1 मिनट, ये अगला क्वेश्चन है, ये देखिए। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, ये पूछा जा सकता है। नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है जो रिन्यू नहीं हो सकते हैं, यानी एक बार यूज़ किया उसके बाद ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ये पूरी तरह से कन्वेंशनल भी कहलाते हैं। कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं। ठीक है, हम सदियों से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कोयला, ऑयल यानी पेट्रोलियम, ठीक है, न्यूक्लियर यानी कि क्या कहते हैं, हालांकि न्यूक्लियर कन्वेंशनल नहीं होता है, फिर भी इसको इसमें समझिए नॉन रिन्यूएबल। न्यूक्लियर मतलब परमाणु। ठीक है, जैसे कि यूरेनियम का इस्तेमाल करके हम लोग क्या बनाते हैं, बिजली बनाते हैं। थोरियम का इस्तेमाल करके बिजली बनाते हैं, और वैसे नेचुरल गैस जैसे CNG PNG, ये सारे के। ठीक है, तो ऑयल हो गया, गैस हो गया, कोल हो गया, न्यूक्लियर हो गया, ये सारे के सारे लिमिटेड रिसोर्स हैं। क्या है बच्चा, लिमिटेड रिसोर्स है। आज नहीं तो कल ये फिनिश होंगे, समाप्त होंगे, एग्जॉस्ट जरूर होंगे। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास कुछ ऐसे रिसोर्स हैं जिनको यूज़ करते रहिए, कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं या आसानी से नहीं खत्म होने वाले। जैसे सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा जो आता है उसे हम क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके कभी भी यूज कर सकते हैं, और कब तक यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब तक सूर्य है तब तक यूज कर सकते हैं, रोशनी तो आएगी ही ना। हाइड्रो पावर, जल आपको पता है तीव्र गति से बहता है, उस गति का इस्तेमाल करके हम बिजली बना सकते हैं। ठीक है, हाइडल पावर जिसे कहते हैं। जियो थर्मल मतलब ज्वालामुखी के क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहाँ के जमीन के नीचे तापमान बहुत ज़्यादा है, जैसे लद्दाख की अगर हम बात करें, लद्दाख में जियो थर्मल एनर्जी यानी भूतापीय ऊर्जा के लिए बहुत बेहतरीन सोर्स है। एग्जाम में पूछा जाता है जियो थर्मल पावर में नंबर 1 राज्य कौन सा है, तो लद्दाख है। विंड का मतलब समझ रहे हो, हवा से जो बिजली तैयार किया जाता है। इसमें तमिलनाडु और कर्नाटक जो है बेहतरीन काम कर रहे हैं। तमिलनाडु नंबर 1 राज्य है विंड प्रोडक्शन में। ठीक है, तो रिन्यूएबल का मतलब होता है कि बार बार जिन्हें उत्पादित किया जा सके, खत्म ना हो, ऐसे रिसोर्सेज जो खत्म ना हो उन्हें रिन्यूएबल कहते हैं। ठीक है, हाँ, नवीकरणीय ऊर्जा, और जो खत्म हो जाते हैं वो नॉन अनवीकरणीय योजना हो जाते हैं। क्लियर है, वो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हो जाते हैं। तो ये है, तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसको अट्रैक्ट करने के मामले में हम क्या हो चुके हैं, दुनिया के तीसरे देश हो गए हैं। यानी कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन करने के इसके वाजिब कारक हैं, इसके बहुत ही इफेक्टिव फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो इंडिया ने कौन सा रैंक हासिल किया, 3rd रैंक हासिल किया है। देखिए ये सब ज्योग्राफी में पूछ लिया जाता है, आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, इनमें से कौन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है या कौन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स नहीं है। इस तरह से ये याद रखिएगा, इसलिए मैं एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी को, अच्छा एक और चीज़ बता दें उसमें से पिछली वाली क्वेश्चन, कि भारत क्या कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। इन्होंने एक टारगेट दिया था कि 2022 तक, क्या 2022 तक हम एक देश के अंदर 175 गीगावाट, क्या 175 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। कहाँ से,
नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से, समझ में आया, रिन्यूएबल एनर्जी से हम 175 गीगावाट प्रोडक्शन करें, जिसमें 100 गीगावाट प्रोडक्शन कहाँ से होगा, सोलर से होगा। एग्जाम में पूछा जा रहा है पिछले 2-3 सालों से कि भारत सरकार के द्वारा 2022 तक सौर ऊर्जा से कितनी ऊर्जा बनाने का लक्ष्य है, कितनी एनर्जी बनाने का लक्ष्य है। सौर ऊर्जा से 100 और पूरे रिन्यूएबल एनर्जी से 175, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, मुझे पता है लेक्चर बड़ा हो रहा है लेकिन क्वेश्चन सारे अच्छे अच्छे हैं, क्या करें। हाल ही में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है? विच कंपनी हैज़ बीन गिवन महारत्ना स्टेटस रिसेंटली? तो ये स्टेटस होता है, अभी डिस्कस करेंगे। BSNL, पावर फाइनेंस कंपनी, MTNL या नोटा? नोटा मतलब इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है, पावर फाइनेंस कंपनी जो है इसको जो है महारत्न का दर्जा दिया गया है। देखिए द गवर्नमेंट अकॉर्ड्स महारत्ना स्टेटस टू पावर फाइनेंस कंपनी। ये पावर फाइनेंस कंपनी है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए पावर फाइनेंस कंपनी भारत सरकार के द्वारा स्थापित एक वित्तीय कंपनी है। क्या है ये वित्तीय कंपनी है, ठीक है, फाइनेंस कंपनी है। और ये वित्तीय कंपनी क्या करती है, सिर्फ पावर सेक्टर, जितने भी पावर सेक्टर यानी बिजली बनाने वाले कारखाने, बिजली बनाने वाले जितनी भी साधन हैं, उसको फाइनेंसिंग करती है। उसमें अगर पैसे की ज़रूरत है तो आप इससे पैसा ले सकते हो। ये जितने भी देश के अंदर पावर सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको लोन की ज़रूरत है, अदर फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट टू PFC। क्लियर है। PFC का गठन कब हुआ था? 1986 में हुआ था। कब हुआ था? आगे हमने लिस्ट दिया है, 1986 में हुआ था। और इसको मिलाकर अब भारत में कुल कितने महारत्न हो गए? 11। याद रखिएगा, कुल भारत में इस समय कितने महारत्न कंपनी है? 11। आइए समझते हैं कि महारत्न कंपनी होती क्या है। पहली बात समझिए, अच्छा कितने हैं? 11। ये 10 अभी तक है, एक नया जुड़ गया है। तो जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है, इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, NTPC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ONGC, CIL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, BPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL, HPCL और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और अब 11वां कौन हो गया? PFC यानी पावर फाइनेंस कंपनी। ध्यान दीजिए, ये सारी की सारी कंपनी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन महारत्न है, कौन महारत्न नहीं है। तो आप देख लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा, और कोई जरूर और जो है कभी मैं इसका ट्रिक व्रिक मिल जाएगा तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। इनको छोटा नाम ये है, हेडक्वार्टर। ध्यान दीजिए, केवल आपको याद रखना है जितने पेट्रोलियम वाले हैं, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये मुंबई में है। और कोल इंडिया लिमिटेड, कोयला को याद रखना, कोल से कोलकाता, तो ये कोलकाता में। बाकी और जो है क्या, पावर ग्रिड है तो गुड़गांव, ठीक है, और बाकी सब नई दिल्ली। तो पेट्रोलियम कहाँ से आएगा? मुंबई से आएगा। कोल कहाँ से आएगा? कोलकाता से आएगा। और ग्रिड गुड़गांव से। और बाकी सब कहाँ से पार होंगे? नई दिल्ली में है। यानी कब स्थापित हुए थे मुझे नहीं लगता ये कभी पूछा जाता है, फिर भी देख लीजिएगा। महारत्न कब दिया गया तो ये भी नहीं पूछा जाता, ठीक है, क्लियर है। तो अभी नया कंपनी इस लिस्ट में कौन शामिल हुआ है? PFC। आइए देखते हैं कि महारत्न कंपनी कैसे स्टेटस मिलता है। देखिए कोई भी सरकारी कंपनी हो उसको 5 क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं टू बी गिवन महारत्ना स्टेटस, ठीक है। सबसे पहले इट शुड बी लिस्टेड ऑन बोर्सेस का मतलब होता है शेयर मार्केट, स्टॉक। भारत के स्टॉक मार्केट में उसे लिस्टेड होना चाहिए, चाहे BSE में यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दोनों में से कहीं पर उसे लिस्टेड होना चाहिए। पहला क्राइटेरिया ये है। दूसरी क्राइटेरिया ये है कि इसका एवरेज टर्नओवर कितना होना चाहिए? सालाना 25,000 करोड़ का टर्नओवर, समझते हो, लेन देन पूरे साल भर का 25 करोड़ का इसका टर्नओवर होना चाहिए। फिर तीसरा क्राइटेरिया क्या है कि एवरेज नेट प्रॉफिट कितना चाहिए? शुद्ध लाभ मतलब टैक्स वगैरह काटने के बाद जो आपके जेब में आता है, उस कंपनी के पास 5,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट होना चाहिए पर ईयर। और चौथा एवरेज नेटवर्थ का मतलब कुल शुद्ध संपत्ति कितनी होनी चाहिए? 15,000 करोड़ रुपया पर ईयर। इस संपत्ति में किसी भी तरह के लाइबिलिटीज शामिल नहीं होते, सारे के सारे उनके नेटवर्थ एसेट्स होते हैं, जो उसकी मशीनरी है, जो उसके स्टॉक है, जो उसके कैश हैं, ये सारा शामिल होता है। तो ये 15,000 करोड़ होना चाहिए और पहले से उसे नवरत्न का दर्जा दिया गया हो। समझ में आ रहा है? इस ध्यान दीजिए, ये सारे क्राइटेरिया किसके लिए लागू होते हैं? सिर्फ सरकारी कंपनियों के लिए। ये 5 क्राइटेरिया मिलते हैं तब जाके आपको मिलता है क्या? स्टेटस ऑफ महारत्ना। और ऐसे कितनी कंपनी है भारत के अंदर? 11 हो चुकी हैं। ध्यान दीजिए, ये वाला और ये वाला, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स में बार बार पूछा जाता है। तो ये इकोनॉमिक्स का उद्योग वाले टॉपिक में बहुत ही बेहतरीन ये चीज़ है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैंने इसको कवर कर लिया है। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। 8 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे। आपको अगर वीडियो कुछ दिक्कत हुई है तो ज़रूर बताइएगा, और हमेशा की तरह PDF आपको लिंक में मिल जाएगा। थैंक यू ऑल। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।